Unacademy. Let's crack it. दोस्तों, मूवी तो आप लोग जरूर देखते होंगे। हाँ, आपको लग सकता है मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूं कि मूवी देखते हैं, या आज के ज़माने में कौन मूवी नहीं देखता। आजकल तो ओटीटी का ज़माना है। ज़्यादातर टाइम लोग मूवी और ओटीटी के दुनिया भर के वेब सीरीज ही देख रहे हैं। आजकल की युवा पीढ़ी का एक बहुत बड़ा कार्य दिवस जिसे कहा जाता है, या ह्यूमन आर मानव दिवस भी हम कह सकते हैं, वो बहुत बड़ा समय निकल रहा है केवल ओटीटी, वेब सीरीज, मूवीज। लेकिन हर चीज एक लिमिट में हो तो बुरी नहीं होती है। और दूसरी बात कि जो काम हम करें अगर वो हमारे लक्ष्य प्राप्ति से जुड़ा हो, वो लक्ष्य प्राप्ति में मददगार हो या उसे सपोर्ट कर दे, तब तो बिल्कुल बुरा नहीं है बल्कि अच्छा है। तो स्वाभाविक सी बात है, कोई ये नहीं कहता, ना कोई ऐसी अपेक्षा करता है आपसे कि आप 24 घंटे में से पूरे 24 घंटे सिविल सेवा की तैयारी करें, या 20 घंटे या 18 घंटे। 1-2 घंटे मनोरंजन का समय बिल्कुल होना चाहिए। उसमें मनोरंजन करते हैं आप, अलग अलग तरीका हो सकता है मनोरंजन का। कोई खेल में रुचि रखता है तो उससे मनोरंजन उसका हो सकता है। कोई मूवीज़ में रुचि रखता है, कोई आर्ट या पेंटिंग, कोई नॉवेल्स पढ़ने में। तो ये अलग अलग सबका हॉबी या इंटरेस्ट एरिया हो सकता है, जिससे वो अपना, जिसे स्ट्रेस बस्टर कहता हो, पढ़ाई के बाद थोड़ा सा उसे लगे कि आधा घंटे हमने म्यूजिक सुन लिया या कुछ मूवी देख ली तो रिफ्रेश हो जाते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो जो हमारा एंटरटेनमेंट का माध्यम या स्ट्रेस बस्टर है, अगर उसको हम कुछ ऐसा रूप दे दें या इस नजरिए से उस काम को करें कि उससे हमारी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में भी कुछ मदद हो जाए, तो सोने पे सुहागा या एक पंथ और दो काज वाली स्थिति हो जाती है। फिर मैं प्रश्न पूछ सकता हूं आपसे कि आप मूवीज देखते हैं, तो मान लिया कि देखते हैं, क्योंकि लगभग लोग ऐसा करते हैं तो मान लिया मैंने। आप किस तरह की मूवीज देखते हैं? हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड? चलिए बॉलीवुड मूवी देखते हैं, मान लेता हूं मैं अपनी तरफ से। अब बॉलीवुड में किस तरह की मूवीज देखते हैं? एक्शन पसंद है, या कॉमेडी पसंद है, या हॉरर पसंद है, या फिक्शन पसंद है, हालांकि बहुत कम बनता है, या रोमांटिक मूवी पसंद है? आजकल तो रियल स्टोरीज पे भी बहुत सारी मूवीज बन रही हैं। अगर हम हर मूवी तो नहीं, लेकिन बहुत सारी मूवीज अगर थोड़ा सा नजरिया बदल के देखें, तो हो सकता है कि वो जो मूवीज हम 2 घंटा, 1.5 घंटा, 2.5 घंटे का समय मनोरंजन में खर्च करते हैं, उस 2-2.5 घंटे में मनोरंजन के साथ साथ हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाए। कुछ ऐसी चीज हम वहां से निकाल लें कि जिससे हमें सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में भी हेल्प हो, और लगे कि ये 2 घंटा हमने केवल एंटरटेनमेंट ही नहीं किया, बल्कि हमने पढ़ाई भी करी इन 2 घंटे में। सारा खेल नजरिए का है, सारा खेल अप्रोच का है। आधे गिलास पानी को कोई कहता है आधा खाली है, कोई कहता है आधा भरा है, और कोई कहता है पूरा भरा है, आधा पानी से और आधा हवा से। बात एक ही है, दृष्टिकोण 3 अलग अलग है।
मैं अपने वीडियोस में प्रयास कर रहा हूं इसी बात का कि मैं थोड़ा सा आपको सिविल सेवा की अप्रोच दे पाऊं कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें ताकि ज़्यादा अच्छे नंबरों के साथ आप सफल हो पाएं और इनफैक्ट सफल होने के बाद भी एक प्रशासक के रूप में किस तरह का नजरिया या दृष्टिकोण रहे। मूवी से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर सीखना चाहें तो, और अगर हम में वो अप्रोच हो जिसके माध्यम से हम सीख सकें तो। कहा जाता है साहित्य समाज का दर्पण होता है, सिनेमा भी कहीं ना कहीं उसी साहित्य का ही एक अंग है। सिनेमा भी समाज का दर्पण है। जो समाज में हमारे आसपास चारों तरफ घटित होता है, सिनेमा भी कहीं ना कहीं उसी की अभिव्यक्ति होता है। राइटर्स हमारे समाज से ही कहानियां उठाते हैं और आजकल तो मैंने कहा बहुत सारी सच्ची घटनाओं पे आधारित वेब सीरीज और कहानियां, मूवीज बन रही हैं। और या कई बार ऐसा भी होता है कि जो सिनेमा में आइडिया आता है बाद में लोग उसे व्यवहार में आजकल तो देखिए लागू करने लगते हैं। चोरी डकैती या किडनैपिंग या और ऐसे बहुत सारे कई बार हमें अखबार में केस पढ़ने को मिल जाते हैं कि फलां व्यक्ति ने उस मूवी को देखा था, वहां से उसे आइडिया मिला कि इस तरह से हम चोरी कर लें। तो हमेशा रिलेशन तो वो टू वे ही होता है। साहित्य समाज से सीख रहा है और समाज कहीं ना कहीं साहित्य से भी प्रेरित तो होता ही है। कुछ साल पहले एक मूवी आई थी अजय देवगन की, नाम था मूवी का रेट। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने ये मूवी देखी हो और बहुत सारे लोगों ने ये मूवी ना भी देखी हो। अगर नहीं देखी हो तो मैं सलाह दूंगा कि इस वीडियो के बाद आप उस मूवी को जरूर देखें। कई बार मैंने कहा पीछे और आगे भी कई बार कहूंगा कि आजकल सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी केवल किताबी कीड़ा बन के नहीं होती है, ना हो सकती है, और ना आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो सकती है। स्पेशली जो एक आईएएस आईपीएस के लिए हमें पर्सनालिटी चाहिए। हमें किताबों से बाहर की दुनिया को भी देखना, झांकना जरूरी है। और सीखने की इच्छा है तो हम कहीं से भी सीख सकते हैं। लोक प्रशासन के एक विद्वान हैं, जन्मदाता हैं लोक प्रशासन के, वुडरो विल्सन, अमेरिकी प्रोफेसर थे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के, बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय राष्ट्रपति भी हुए अमेरिका के। उन्होंने लिखा कि हम एक चोर से भी चाकू की धार तेज करना सीख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो चोर है तो हम भी चोर बन जाएं। कितनी बड़ी और कितनी गहरी बात है कि हमें चाकू की धार तेज करना है। ये कला चोर बड़ी अच्छी तरीके से जानता है तो हम उससे भी सीख सकते हैं। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो तेज चाकू से चोरी करता है तो हम भी वही काम करने लगे। मतलब दूसरे से सीखा जा सकता है, हर जगह से सीखा जा सकता है, लेकिन क्या सीखना है और उसका क्या यूज करना है ये तो हमारे हाथ में है। और इतना विवेक, इतनी अच्छे बुरे की समझ तो हमें होनी ही चाहिए। और एक सिविल सेवा के स्टूडेंट होने के नाते हम उम्मीद करते हैं कि समझ है हम में इतनी, और नहीं तो होनी चाहिए, विकसित करनी होगी ऐसी समझ हम। तो फिर हम मूवी से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेके आया हूं मैं आपके सामने इस वीडियो में। रेड मूवी आई थी कुछ समय पहले, मैंने कहा अजय देवगन की, एक सच्ची घटना पे आधारित मूवी थी। संक्षेप में मैं उसकी स्टोरी बताता हूं। अगर नहीं देखी है तो आप देखिए उस मूवी को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फोर्थ पेपर एथिक्स पढ़ते हैं, एथिक्स में केस स्टडीज पढ़ते हैं, और केस स्टडीज को हम सही तरीके से तब तक सॉल्व ही नहीं कर सकते
जब तक कि हमें उन केस स्टडी को सॉल्व करने के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कुछ थ्योरीज और प्रिंसिपल्स पता नहीं हो। सफल प्रशासकों के अनुभव की जानकारी नहीं हो। इसीलिए सिलेबस में लिखा भी है महान प्रशासकों और सुधारकों के जीवन से शिक्षाएं, क्योंकि हमें पता लगेगा कि उन्होंने किस परिस्थिति में किस तरीके के निर्णय लिए थे, कितने वो निर्णय सफल हुए थे, नहीं हुए थे। तो हमें भी आगे अगर उस तरह की परिस्थिति हमारे सामने आएगी एक सिविल सेवक होने के नाते, तो कैसे हल करना है, हम ज्यादा बेहतर तरीके से निर्णय ले पाएंगे। उत्तर प्रदेश में 70 के दशक की एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है रेड मूवी। उत्तर प्रदेश एक आईआरएस अधिकारी की भूमिका दिखाई गई है उस मूवी में, एक ईमानदार आईआरएस अधिकारी की भूमिका। रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी सीनियर, उत्तर प्रदेश में 1970 के दशक की एक घटना। एक बाहुबली नेता के यहां रेड डालने जाते हैं, काली कमाई की सूचना जो मिलती है, इनकम टैक्स की रेट, और अथाह संपत्ति मिलती है। दीवारें तोड़ी जाएं तो दीवारों के अंदर पैसा है, सीलिंग तोड़ी जाए, पंखा उतारा जाए तो उसके अंदर पैसा है, पलंग खोले जाएं तो उनके अंदर पैसा छुपा है, इवन जमीन को खोदा जाए तो उसके अंदर भी पैसा है। मतलब कहानी है। आईआरएस अधिकारी अपनी पूरी टीम के साथ जाते हैं वहां, रेड डालते हैं उनके घर पे। काफी बड़े एक बाहुबली नेता हैं, चूंकि बाहुबली हैं, नेता हैं, हर प्रयास करते हैं उस रेड को रुकवाने का, जो कहा जाता है साम दाम दंड और भेद। हर तरीके से उनकी ये कोशिश होती है कि उन आईआरएस अधिकारी पर प्रभाव डालें, दबाव बनाएं, रेड को रुकवा दें। उसके लिए घूस का भी ऑफर या डराना धमकाना भी, दबाव भी, हर प्रयास करते हैं। लेकिन फाइनली वो अधिकारी किसी भी लोभ लालच या दबाव में नहीं आते और रेड जारी रहती है। फोन लगा के भी जहां जैसे वो प्रयास कर सकते हैं, मदद मांग सकते हैं, दबाव बना सकते हैं, वो सब भी करते हैं, फिर भी सफल नहीं हो पाते वो नेताजी। अंत में उस मूवी में दिखाया गया कि वो नेताजी दिल्ली तत्कालीन प्रधानमंत्री से मिलने आते हैं उसी रेड के दौरान, और प्रधानमंत्री से कहते हैं कि वो फोन लगा के उन अधिकारी को रेड रोकने के लिए कहे। नहीं तो धमकी देते हैं सरकार गिराने की। प्रधानमंत्री के द्वारा फोन लगाया जाता है उस अधिकारी को, रेड रोकने के लिए कहा जाता है, और तब आप देखेंगे वो आईआरएस अधिकारी बड़ा अच्छा जवाब देते हैं। और जो मोरल ऑफ द स्टोरी जहां मैं आपसे बात करना और बताना चाह रहा हूं कि उस आईआरएस अधिकारी का जवाब होता है कि ओके मैम, मैं रेड रोक दूंगा, लेकिन फोन पर आप ही हैं या आपके नाम से कोई और बोल रहा है, ये मुझे कैसे पता लगेगा? तो बेहतर है कि आप एक रिटन ऑर्डर भेज दें मुझे रेड रोकने का, और तुरंत मैं रेड रोक दूंगा। एक संक्षेप में, सार रूप में मैंने ये आपको कहानी बताई। हो सकता कहीं थोड़ा बहुत
बताने में कोई 19-20 हुआ हो, क्योंकि मैंने भी काफ़ी पहले देखी थी मूवी, हालांकि 2-3 बार देखी, तो हो सकता कहीं थोड़ा सा मैं कुछ बताने में आगे पीछे कर दिया हूं, तो उतनी लिबर्टी मैंने ले लिया, चलिए माफ है उतनी लिबर्टी। तो मैं मोरल ऑफ द स्टोरी जो यहां बताना चाह रहा हूं आपको, जो सीखने की जरूरत है हमें, हम सबको, कि आईआरएस अधिकारी का इतना अच्छा जवाब है कि मैम आप एक लिखित ऑर्डर दे दें मुझे रेड रोकने का और मैं तत्काल प्रभाव से ऐसा कर दूंगा। आप सोच के देखें, कोई भी, वो चाहे मंत्री हो, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हो, उच्च अधिकारी हो, क्या अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को इस तरीके का लिखित आदेश दे सकता है कि रेड रोक दे या कोई और ऐसा गलत काम करे, गैर कानूनी काम करे जो नहीं होना चाहिए? कभी नहीं हो सकता ऐसा। मौखिक तो कई बार बोल देगा आदमी, दबाव में फोन करके या किसी और तरीके से मिलके, मौखिक तो है संभव, क्योंकि मौखिक का कोई रिकॉर्ड या कोई साक्ष्य तो होगा नहीं। कल के दिन पलट सकते हैं कि नहीं हमने तो बिल्कुल नहीं कहा था, ऐसा झूठ बोल रहे हैं। लेकिन लिखित में कैसे होगा ये? लिखित में तो आपके लेटर हेड पे लिखा होगा, साइन होंगे, स्टैंप लगा होगा, अब उससे तो नहीं मुकर सकते। और लिखित जब ऑर्डर की बात आएगी तो कोई भी लिखित में वही ऑर्डर देगा जो कानून सम्मत होगा। ऐसी कोई भी बात लिखित में कभी नहीं कही जाएगी जो गैर कानूनी होगी या कानून सम्मत नहीं होगी। फाइनली प्रधानमंत्री जी झल्ला के फोन रख देती हैं, क्योंकि लिखित ऑर्डर तो नहीं दे सकती हैं, रेड जारी रहती है। वो बाहुबली नेताजी भी थक हार के वापस लौट जाते हैं। तो एक सच्ची घटना पे आधारित एक ईमानदार आईआरएस अधिकारी की भूमिका दिखाई गई और हमें सीखने को मिला कि जब भी इस तरह की स्थिति हमारे सामने हो, कोई ऊपरी दबाव हो, वो उच्च अधिकारी का, वो राजनेताओं का, कि जो कानून सम्मत काम है वो हमें करने से रोका जाए या ऐसा काम करने के लिए कहा जाए जो कानून सम्मत नहीं है, तो जवाब है कि आप लिखित ऑर्डर दें और हम उस आदेश का पालन करेंगे। अक्सर देखेंगे आप इंटरव्यू में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते रहे। केस स्टडी में भी बहुत सारी ऐसी केस स्टडीज मिलेंगी आपको एथिक्स में। आप जिले में कलेक्टर हैं, एसपी हैं, किसी और दूसरे उच्च पद पे हैं, जिले में कोई ठेका देना है, कोई निविदा जारी हो रही है, किसी उच्च अधिकारी का या किसी पॉलिटिशियन का फोन आता है आपके पास कि फला व्यक्ति को ही ठेका दें या कंपनी को, और ज्यादा है तो ऑफर किया जाता है आपको को सर्टेन परसेंटेज लालच के रूप में। वो पॉलिटिशियन या उच्च अधिकारी कहते हैं कि हम भी कर रहे हैं, आप भी कीजिए, मिलजुल के ही चलता है। सीधे शब्दों में कहें तो अक्सर इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जाता है कि आपका उच्च अधिकारी या पॉलिटिशियन बेईमान है, घूसखोर है, भ्रष्टाचार में लिप्त है और आपके ऊपर भी वो ऐसा करने का दबाव बना रहा है, आप क्या करेंगे? आप अगर ये जवाब देंगे कि उच्च अधिकारी के आदेश का पालन करेंगे तब भी फंसेंगे, और आप अगर ये जवाब देंगे कि हम उच्च अधिकारी के आदेश को नहीं मानेंगे, समस्या तब भी होगी। उच्च अधिकारी के आदेश को मानने का मतलब है कि आप भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे। कैसे हम आपका सिलेक्शन कर लें? और अगर उच्च अधिकारी का आदेश नहीं मानेंगे तो आप अनुशासनहीन हैं, और ऐसे व्यक्ति की भी संगठन में क्या जरूरत है? तो यहां कुआं वहां खाई वाली स्थिति है। और तब जवाब होता है वही जो इस मूवी ने बताया,
सर मैं अपने उच्च अधिकारी से निवेदन करूंगा कि वो मुझे लिखित आदेश दे दे ऐसा करने का, और फिर मैं उसके आदेश का पालन करूंगा। अब कभी भी कोई उच्च अधिकारी तो, जैसा मैंने कहा पहले, ऐसा आदेश नहीं देगा कि मैं भी घूस खा रहा हूं और आप भी घूस खा लीजिए, या मैं भी बेईमान हूं और आप भी, या कोई पॉलिटिशियन। ये चीजें तो मौके की हो सकती हैं। तो हमने केवल रिक्वेस्ट करनी है कि हमें एक रिटन ऑर्डर आप दे दें, और उसके बाद हम तैयार हैं। तो देखिए, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। हमने उच्च अधिकारी के आदेश की अवहेलना भी नहीं की, हम भ्रष्टाचार में लिप्त भी नहीं हुए। बस हमने ये कहा एक लिखित ऑर्डर की जरूरत है। हालांकि यहां और एक मुद्दा है कि अधीनस्थ को अपने उच्च अधिकारी के आदेश मानने होते हैं, ये सही बात है, अनुशासन के लिए जरूरी है, पद सोपान या हायरार्की के नियम की ये विशेषता होती है। लेकिन साथ में वहां ये भी कंडीशन है कि उच्च अधिकारी के ऐसे आदेश ही मानने हैं जो कानून सम्मत हों। तो एक वो भी एंगल है वहां कि ये आदेश कानून सम्मत नहीं है तो आप नहीं माने, अनुशासनहीनता नहीं कहलाएगी। लेकिन साथ में भाई उससे भी अच्छा जवाब और तरीका ये है कि लिखित आदेश दे दे, हम मान लेंगे, और लिखित में कभी देगा नहीं आदेश। तो इस मूवी ने वही एक लिखित आदेश का महत्व बताया, बहुत सारी समस्याओं के समाधान का एक रास्ता दे दिया। और ये रास्ता कहां से मिला हमें? मैंने कहा कि केस स्टडीज को हम तब तक बेहतर तरीके से हल नहीं कर सकते जब तक उन केस स्टडीज को हल करने के हमें प्रिंसिपल्स पता नहीं हो, कुछ थ्योरीज पता नहीं हो, प्रोसेस पता नहीं हो, पुराने अनुभव पता नहीं हो हमें। एक बहुत प्रसिद्ध जर्मन समाजशास्त्री, जर्मन सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने 1920 में एक सिद्धांत दिया था, नौकरशाही का आदर्श मॉडल, आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी। दुनिया के लगभग देशों में सिद्धांत को लागू किया गया है। जब हम लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय पढ़ते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल, तो विस्तार से वहां ये सिद्धांत पढ़ते हैं हम, ब्यूरोक्रेसी मॉडल, आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी बाय जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर। इस सिद्धांत में मैक्स वेबर ने यह बताने का प्रयास किया है कि कैसे हम किसी देश की जो ब्यूरोक्रेसी है उसे ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं, उसकी दक्षता और कार्यकुशलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। 8-10 कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशेषताएं बताई मैक्स वेबर ने। कहा कि अगर इन लक्षणों, इन विशेषताओं को हम किसी देश की नौकरशाही में शामिल कर लेंगे तो उसकी कार्यकुशलता को सुनिश्चित करना हमारे लिए कंपैरेटिवली आसान होगा। जैसे एक विशेषता बताई कि श्रम विभाजन होना चाहिए या डिवीजन ऑफ वर्क। एक विशेषता बताई कि पद सोपान या हायरार्की होनी चाहिए। एक विशेषता बताई काम करने के निश्चित तरीके होने चाहिए, कार्य प्रक्रियाएं निर्धारित होनी चाहिए। एक विशेषता बताई कि निर्वैयक्तिकता, इम्पर्सनैलिटी होनी चाहिए। और उन्हीं में से वेबर ने ही कहा था कि नौकरशाही में जो भी कामकाज आदेश निर्देश हों वो लिखित दस्तावेज के रूप में होने चाहिए। दुनिया में 200 के ऊपर देश हैं और शायद ही कोई देश ऐसा है जो थोड़ी बहुत मात्रा में वेबर के नौकरशाही सिद्धांत को लागू नहीं करता। सोशल साइंस का एक सबसे पॉपुलर थ्योरीज में से एक है वेबर का नौकरशाही सिद्धांत।
और 1920 में ही बेवर ने यह सलाह दी थी कि अगर हमें नौकरशाही की निष्पक्षता, कार्यकुशलता को सुनिश्चित करना है तो लिखित दस्तावेजों की, रिटन डॉक्यूमेंट्स की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। जो भी आदेश निर्देश दिए जाएं मौखिक की बजाय लिखित हों, ताकि हमारे पास रिकॉर्ड रहे और आवश्यकता पड़ने पर हम उस रिकॉर्ड की जांच करके पता लगाएं कि अगर कहीं कोई अनियमितता हुई है तो कहां, किस स्तर पे, किस लेवल पे हुई है। और इतना महत्वपूर्ण, इतना प्रचलित सिद्धांत है, भारत की लोक सेवाएं भी बेवर के सिद्धांत को लागू करती हैं और दुनिया के बहुत सारे देशों में। और वहीं से हमें जवाब मिला यहां कि हम संबंधित राजनेता से या अपने उच्च अधिकारी से कहेंगे कि वो लिखित आदेश दे दें। अगर हमें बेवर का ये सिद्धांत पता है, कैसे नौकरशाही कार्यकुशल होती है, उसकी कार्यकुशलता में क्या रुकावटें होती हैं, अगर हमें ये थ्योरी पता है, अगर हमें प्रिंसिपल्स पता हैं, तो हम ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा आसान तरीके से उन जटिल परिस्थितियों से निकलने का रास्ता खोज सकते हैं, केस स्टडीज को बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। हर चीज का एक तरीका है, हर चीज की एक अप्रोच है, बस जरूरत है उस अप्रोच को सीख लेने की। कहा जाता है सिविल सेवा परीक्षा केवल कड़ी मेहनत से पास नहीं होती, बल्कि कड़ी मेहनत का सही दिशा में होना बहुत जरूरी होता है। हार्ड वर्क का अपना महत्व है, लेकिन वर्क अगर स्मार्ट हो जाए तो महत्व और बढ़ जाता है उसका। हमें ज़्यादा जल्दी, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिल जाते हैं अगर वर्क हार्ड तो हो ही जरूरी है, साथ साथ स्मार्ट भी हो। और स्मार्ट वर्क में कहीं ना कहीं ये बात शामिल है कि हम जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमें इसकी बेहतर ढंग से समझ हो, और जिस लिए कर रहे हैं उसकी डिमांड के अनुरूप हो रहा है कि नहीं, हमारी अप्रोच राइट डायरेक्शन में है या नहीं है। फ्रेंड्स, इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से प्रयास यही है मेरा कि एक अप्रोच विकसित हो आप में, पढ़ाई के प्रति, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के प्रति। आपको ये वीडियोस कैसे लिख रहे हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर बताएं हमें। इस तरह के किसी और इशू पे आप चाहते हैं वीडियो तो वो भी बताएं। जितने वीडियो बना रहा हूँ मैं, प्रयास यही है कि अलग अलग ऐसे डिफरेंट इशूज़ हों जो थोड़ा लीक से हटके हों, लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत उपयोगी वीडियोस हों। इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखें, ईमानदारी से मेहनत करते रहें ताकि सिविल सेवक बनने का सपना साकार हो। धन्यवाद। अगले वीडियो में किसी और एक नए मुद्दे पर चर्चा के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।